नमस्कार दोस्तों, 15 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो रशिया ने वार्न किया है कि भाई नाटो का इनलार्जमेंट नहीं होना चाहिए, खासकर ये जो बाल्टिक वाला रीजन है जहां पे फिनलैंड स्वीडन से बाउंड्री लगाता है, स्वीडन के साथ तो नहीं बट फिनलैंड और नॉर्वे के साथ जो बाउंड्री लगती है रशिया की, उसके आसपास अगर नाटो ज्वाइन करती हैं ये स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज, तो उस केस में रशिया के साथ बवाल हो सकता है। रशिया इस रीजन में न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकता है। इस न्यूज को देखेंगे। आसाम और अरुणाचल के बाउंड्री रो में एक लोअर सियांग नाम की डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर रशिया का एक बहुत बड़ा वॉरशिप जिसका नाम था मॉस्कोवा, वो डूब गया है और यूक्रेन की फोर्सेस का बोलना है कि उनकी मिसाइल्स ने डुबाया है, इसको देखेंगे। फिर जयशंकर साहब यूएस में यूएन चीफ गुटरेस साहब से मिले हैं, एंटोनियो गुटरेस साहब से क्या बातचीत हुआ, इसको देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि भैया सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है जिससे लोगों का भला होगा, इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल मानसून का यहाँ पे फोरकास्ट हुआ है, लेकिन नॉर्मल मानसून का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसकी डेफिनेशन को भी बदला गया है, इसे देखेंगे। और डेंटल काउंसिल को बनाने के रिस्पेक्ट में रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। वो जजमेंट क्या था, ओवरऑल न्यूज क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों को नीचे दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन। चलिए, वर्ड ऑफ द डे है मतलब थॉट। थॉट मतलब किसी चीज को होने से रोकना, किसी को कुछ करने देने से रोकना। जैसे क्या है, फ्यू लीक थॉट्स नासास ड्रेस रिहर्सल फॉर मून रॉकेट। मतलब मून रॉकेट को पहले डिप्लॉय करने से पहले जो ड्रेस रिहर्सल हो रही थी, मतलब उसको चलाने का जो एक प्रैक्टिस सी हो रही थी, उसमें फ्यूल लीक की वजह से ये प्रैक्टिस थॉट हो गई, मतलब रुक गई, मतलब किसी चीज को रोक देना। ठीक है भाई। चलिए, जयशंकर मीट्स यूएन चीफ गुटरेस। जयशंकर साहब 15 अप्रैल को मिले यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब से। बहुत सारे इश्यूज पे बातचीत हुई। यूक्रेन वॉर के इम्पैक्ट के ऊपर बातचीत हुई, अफगानिस्तान और म्यांमार की सिचुएशन के ऊपर बातचीत हुई। तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया 15 अगस्त को। 31 अगस्त को यूएस वहां से निकल गया 20 साल जंग लड़ने के बाद। अशरफ गनी अफगानिस्तान से भाग गए, ये कहीं ना कहीं हमने पहले देखा था। अब क्या है, तालिबान इंसर्जेंट्स ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में वो सिक्योरिटी फोर्सेस जिसको यूएस ने ट्रेनिंग दी थी वो टिक नहीं पाई इनके सामने। अब यहाँ पे ओवरऑल यूएस, इंडिया और दुनिया की बाकी जो कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान से बोल रही है, इनफैक्ट तालिबान से बोल रही है कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को मानिए। आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वुमेन्स के राइट्स होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। साथ साथ आपकी टेरिटरी का इस्तेमाल किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए ना किया जाए। अफगान की जमीन का इस्तेमाल यूएस के ऊपर अटैक करने के लिए, इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। फिर क्या बताया जा रहा कि भाई ये जो फोर्थ यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था 11 अप्रैल का, उसके बाद अगर आप देखोगे तो दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने, चाहे इंडिया हो चाहे यूएसए हो, तालिबान से बोला है कि सारे अफगान की ह्यूमन राइट्स पे ध्यान दीजिए, वुमेन पे, चिल्ड्रन पे, मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप पे, उनके फ्रीडम ऑफ ट्रेवल को अपहेल्ड करिए। फिर अगर आप देखो तो म्यांमार के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हुई है। म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ है, जनता सर पे चढ़ के बैठ गई है, ओवरऑल यहाँ पे राज कर रही है, तो इस जनता से बोला गया है कि भाई डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ जाइए, एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस को इंप्लीमेंट करिए। एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस क्या है? तो भैया जब कूप हुआ था फरवरी 2021 में, उसके 2 महीने बाद म्यांमार की जो मिलिट्री चीफ है मिन ऑन्ग ह्लेंग और एशियान के बाकी 9 मेंबर साथ में बैठे और उन्होंने 5 पॉइंट्स के ऊपर अपनी हामी दी। कौन कौन से 5 पॉइंट्स? कि म्यांमार के अंदर सारा वायलेंस बंद होना चाहिए, जितनी भी पार्टीज हैं वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करेंगी, पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढेंगी इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। फिर जो एशियन चेयर का स्पेशल एनवॉय है वो डायलॉग प्रोसेस को मीडिएट करेगा विद द असिस्टेंस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन। एशियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। स्पेशल एनवॉय एंड डेजिग्नेशन विजिट म्यांमार टू मीट ऑल पार्टीज कंसर्न। तो इस प्रकार का एक 5 पॉइंट कंसेंसस आया था। इस कंसेंसस के ऊपर बोला तो जा रहा है कि हाँ भाई काम किया जा रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है म्यांमार की मिलिट्री डेमोक्रेसी को आने नहीं देंगी। जो उनकी म्यांमार की लीडर थी ओंग सैंग सी कुई, उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है, जेल में डाल दिया गया है। प्रिसाइज सिचुएशन अभी कुछ पता नहीं है। तो किसी भी हाल में मिलिट्री ही यहाँ पे राज में रहना चाहती है, किसी और को पावर नहीं देना चाहती। तो 5 पॉइंट कंसेंसस सेट नहीं बैठ पाएगा। दुनिया भर की डेमोक्रेसी चाहती है कि म्यांमार डेमोक्रेटिक पाथ पे चले और म्यांमार उसके लिए तैयार नहीं है। और म्यांमार को अच्छा खासा सपोर्ट भी है चाइना रशिया से, इंडिया भी उसको कोई अपोज नहीं कर रहा है। तो म्यांमार की मिलिट्री सही साफ हालत में है, जल्दी ही कूप खत्म होगा इसके कोई चांसेस नहीं है। म्यांमार के लोग सड़कों पर आके उतर के खत्म करवा दें तो अलग बात है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन रिवाइज्ड ऑर्डर ऑन डेंटल काउंसिल। समझिए बात को, यहां पे आपको समझना पड़ेगा एक रेगुलेशन को, रेगुलेशन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज एच ऑफ द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें क्या है,
Establishment of new dental colleges, opening of newer higher course of studies और training and increase of admission capacity in dental college, ये regulations आए थे 2006 में। इन regulations के तहत कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास अपनी खुद की जमीन है ओवरऑल वो एक डेंटल कॉलेज खोल सकता है, ठीक है भाई। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए 2012 में, 2015 में इस रेगुलेशन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज एच में कुछ चेंजेस किए गए। ये चेंजेस क्या थे? इन चेंजेस में बेसिकली ये था कि अगर कोई नया डेंटल कॉलेज बन रहा है तो ये नया डेंटल कॉलेज अपने आप को किसी एक सरकारी डेंटल कॉलेज से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, वो सरकारी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, उसके साथ अपने आप को अटैच करेगा या नया प्रपोज डेंटल कॉलेज। ये अमेंडमेंट कर दिया था यहाँ पे किसने? सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला गया कि आप इस अमेंडमेंट को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करो। तो जो रेगुलेशन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज एच ऑफ द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2006, इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके करा गया कि भाई कोई नया डेंटल कॉलेज बनेगा तो उसको अपने आप को किसी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एफिलिएट कराना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा, जो कि पहले ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। अब इस बात को लेके एक बयानी शिक्षण समिति है, वो राजस्थान की हाई कोर्ट में चली गई और राजस्थान की हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल की कि सर ये तो गलत बात है, हमें अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलने की परमिशन देनी चाहिए। और राजस्थान ने ओवरऑल जो भी चेंजेस बाद में किए गए थे 2012 में, 15 में, 17 में, उनको खारिज कर दिया। राजस्थान की हाई कोर्ट ने बोला कि ये सही नहीं है, रेगुलेशंस 2 क्लॉज एच में चेंजेस करना ठीक नहीं। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने बयानी शिक्षण समिति के फेवर में डिसीजन दिया, बोला कि नहीं भाई अगर आप नए डेंटल कॉलेजेस खोल रहे हो तो आपको किसी भी दूसरे कॉलेज के साथ एफिलिएट होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट से जाके डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि साहब देखिए हम एक्सपर्ट हैं, हमें पता है कि क्या रेगुलेशन बनाने हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट हमारे रजिस्ट्रेशन बनाने के प्रोसेस में इंटरफेयर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना एक राइट है, प्रॉपर राइट है, लेकिन इसके साथ साथ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी जरूरी है। और अगर आपको एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं तो किसी प्रकार के माल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी मेजर्स बनाने पड़ेंगे। और जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं रेगुलेशन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज एच में, वो प्रॉपर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ही है। इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट ने यहाँ पे सही नहीं किया है। जो भी अमेंडमेंट्स किए गए थे रेगुलेशन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज एच में, वो सही थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर आप किसी कॉलेज के बेसिक काम करने के तरीके में इंटरफियर कर रहे हो, मतलब एक रिजिड फिक्स फी स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हो जो कि पॉलिटिकल तरीके से काम करती है, ठीक है ना, एफिशिएंसी के आधार पर नहीं, मतलब सिफारिशों के आधार पर टीचर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है, तो वो गलत है। इस प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन अगर आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, माल एडमिनिस्ट्रेशन को हटाने के लिए कोई रेगुलेशन लाई जाती है तो वो रेगुलेशन सही होगी, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के डिसीजन को स्ट्रक डाउन कर दिया है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पे चलेगी और ओवरऑल नए डेंटल कॉलेजेस को किसी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो पहले ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है उससे एफिलिएशन लेना पड़ेगा, तभी वो चल पाएगा। जीएस पेपर 2 एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है आईएमडी फोरकास्ट नॉर्मल मानसून नो एल नीनो। तो देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून को फोरकास्ट दिया। भाई देखिए क्या है ना, लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल की डेफिनेशन को यहाँ पे अमेंड किया गया। लॉन्ग पीरियड रेनफॉल क्या होता है? तो पिछले 30 या 50 सालों में सालाना इन महीनों में कितनी बारिश होती है, इसका एक एवरेज निकाला जाता है। अब अगर आप ये देखो तो ये जो एवरेज था ये पहले था 89 सेंटीमीटर, इसको 2018 में घटा के कर दिया गया 88 सेंटीमीटर, और अब 2022 में इसको फिर से घटा के कर दिया गया है 87 सेंटीमीटर। तो अब लॉन्ग पीरियड एवरेज की रेनफॉल कितनी है? 87 सेंटीमीटर। और जो भी लॉन्ग पीरियड एवरेज की रेनफॉल है, अगर रेनफॉल होती है 96% टू 104% ऑफ एलपीए, तो उस मानसून को नॉर्मल बोला जाता है। और इस बार का साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मल ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एल नीनो तो नहीं है इस बार, एल नीनो से क्या है बारिश थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन ला नीना बताया जा रहा है। ला नीना में क्या है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक के ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके चलते मानसून इंडिया के अंदर थोड़ा तेज हो जाता है, एल नीनो में कमजोर हो जाता है मानसून। लेकिन अभी के लिए मानसून नॉर्मल ही बताया जा रहा है इंडिया के अंदर, बहुत डिटेल्स नहीं आई है। तो नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में,
सेंट्रल इंडिया में, हिमालयन फुटहिल्स में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउदर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में बारिश थोड़ी कम हो सकती है। कितनी कम, कितनी ज्यादा, कौन से महीने में नॉर्मल और रीजनल वेरिएशंस में कम बारिश होगी, इसके बारे में जानकारी पूरी अवेलेबल है नहीं। मई के एंड तक ये जानकारी आएगी और ये जानकारी अब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के थ्रू डिड्यूस करता है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास 4000 स्टेशन है जहां पे वो वेदर पैटर्न के डाटा को मॉनिटर करता है और इस प्रकार के प्रेडिक्शंस करता है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे चलते हैं। जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट में न्यूज काम की थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री रो इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत लंबी बाउंड्री है। अगर आप देखो 804.1 किलोमीटर की बाउंड्री है। अब इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री रो उठ गया है। प्रेमा खांडू जी ने बोला है कि भाई आसाम की अरुणाचल के साथ बाउंड्री सॉर्ट आउट करने के लिए एक इंटर डिकेड्स ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री वाला जो एक मुद्दा है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक ईस्ट सियांग और लोअर सियांग नाम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2013 में बनाई गई थी और उसी समय पे क्रा दादी, नामसाई और सियांग नाम की डिस्ट्रिक्ट्स भी बनाई गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे सियांग दिख रही है, अपर सियांग दिख रही है, वेस्ट सियांग दिख रही है, ईस्ट सियांग दिख रही है और नीचे की तरफ आपको आसाम दिख रहा है। अब ओवरऑल बात ये है ना कि जब ये डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी ना, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल लोग रखते हैं और ये ट्राइबल लोग इस जमीन को अपनी धरोहर समझते हैं और आप कह लो कि इंटर ट्राइबल राइवलरी इन इलाकों में बहुत होती है। तो ये जो लोअर सियांग वाली डिस्ट्रिक्ट है, इसमें स्पेसिफिकली कुछ प्रॉब्लम है। सीजी नाम के इसके हेडक्वार्टर्स बनाने की कोशिश की गई। लोगों का बहुत अपोजिशन इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन को लेकर, इसलिए प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं की जा पा रही है, क्योंकि सरकार के साथ लोग यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब इस बीच में एक बड़ी अच्छी चीज हुई है। 29 मार्च को एक एग्रीमेंट हुआ है आसाम मेघालय के बीच में, जिसमें से उनके 884 किलोमीटर के बॉर्डर में 12 डिस्प्यूट सेक्टर में से 6 रिजॉल्व कर लिए गए। तो जब आसाम मेघालय बैठ के बातचीत करके अपने इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अरुणाचल प्रदेश भी आसाम के साथ कर सकता है। मिजोरम, नागालैंड में जो बाउंड्री का इशू चल रहा है वो भी सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री डिस्प्यूट सॉर्ट किए जाएंगे। लेकिन बाउंड्री डिस्प्यूट से ज्यादा यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, मतलब अरुणाचल के अंदर ही जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो बाउंड्री थी गई है, इस बात को लेकर भी वहां पे ट्राइबल्स लड़ रहे हैं। प्लस एक और बड़ा इशू है, हुआ ये था कि 1951 में एक नोटिफिकेशन आया था बोर्दो लोई कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे, और इसमें क्या हुआ था कि उस समय का अरुणाचल प्रदेश, जिसको आप नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसका 3648 स्क्वायर किलोमीटर इलाका बालीपारा और सदिया फुटहिल्स का, वो चला गया था आसाम की दनांग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस बात पे भी लोग नाराज हैं कि यार अरुणाचल का इलाका तुमने आसाम को दे दिया, ये इलाका हमें वापस लेके दो। अब देखिए, वापस तो मुश्किल है, क्योंकि आसाम बोलेगा हम अपना इलाका क्यों वापस दें। तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, और ऐसी हेवीली ट्राइबल सेग्रीगेटेड सोसाइटीज में सॉल्यूशन ढूंढना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। जीएस पेपर 2 इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है कि भाई गवर्नमेंट केपेक्स टू स्पर जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से जॉब्स बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो रिसेंटली जो अनाउंस बजट है करंट फिस्कल ईयर का, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है ना। अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शंस भी बढ़ेंगे और इंडिया एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। वैसे तो 2021-22 में कुछ अच्छे फिगर्स निकल के आए, जैसे कि जो टैक्स कलेक्शन हुआ है ना 2021-22 में, वो 34% बढ़ा है, 27.07 लाख करोड़ पे पहुंच गया। तो इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। कोविड के बाद रिकवरी यहाँ पे ओवरऑल तेज हो रही है। ये सब बातें बताई जा रही है। इंडिया इज वेल फॉरवर्ड टुवर्ड्स बीइंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मोदी जी ने 2019 में बोला था कि हम इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। हालांकि 2021-22 में लगभग अभी हम लोग $3 ट्रिलियन पे। लेट्स सी हम लोग कब तक $5 ट्रिलियन पहुंच पाते हैं। कोविड ने हमारे $5 बिलियन की तरफ की जर्नी को थोड़ा यहाँ पे रोक दिया। तो यही सब बातें बताई जा रही। फिर सरकार ने ये भी बोला है कि भाई जीडीपी की नॉमिनल ग्रोथ हमने 10% रखी, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं नॉमिनल ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। नॉमिनल ग्रोथ में ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन अकाउंट नहीं होता। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ यहाँ पे कम हो जाती है। अब 10% आपकी नॉमिनल ग्रोथ हो रही है, 6% इन्फ्लेशन, तो एक्चुअल ग्रोथ तो 4% हुई ना। खैर वो एक अलग बात है। तो कुल मिला के यूनियन बजट 2022-23 में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि टैक्स कलेक्शन और आएंगे, केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी। अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया है। ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्सेस 2021-22 में 8.6 लाख करोड़ इकट्ठे हुए हैं और 2020-21 में 6.5 लाख करोड़ थे। हालांकि 2020-21 के 4-5 महीने तो पूरे ही बंद थे, तो उससे कंपैरिजन ठीक नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के कुछ डाटा दे रखा है। ये डाटा मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है।
पिछले फिस्कल ईयर में जो डायरेक्ट कलेक्शंस, टैक्स कलेक्शंस है, मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब 49% बढ़े हैं, 14.10 लाख करोड़ पे पहुंच गए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं 20%, 12.9 लाख परसेंट पे पहुंच गए। मतलब इकोनॉमी में बॉयंसी है, एंटी टैक्स मेजर्स के चलते कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस साल का, वो 35.4% बढ़ा है, 7.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ था। मतलब ओवर और करंट फिस्कल ईयर में 7.5 लाख करोड़ हम लोग कैपेक्स में खत्म करने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2022-23। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा फेवरेबल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप नए एसेट्स बनाते हो, ये नए एसेट्स नई जॉब्स क्रिएट करते हैं, नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज काम आएगी। फिर रशिया ने वार्निंग दी कि भाई नाटो का एनलार्जमेंट नहीं होना चाहिए। रशिया के प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दी है कि भाई ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, फिनलैंड, स्वीडन, जो कि ये सोच रही है हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे, अगर ज्वाइन कर लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। बाल्टिक के रीजन में हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय कर देंगे। ये नक्शा देखिए, यहाँ फिनलैंड, यहाँ स्वीडन, ये नॉर्वे, और इधर है आपका रशिया। ठीक है, ये है आपकी गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो ओवरऑल अब फिनलैंड, स्वीडन क्या सोच रहे हैं कि यार ये रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक कर सकता है तो हम पे भी अटैक कर सकता है, तो हमें भी तो यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी लेने के लिए काम करते हैं, नाटो ज्वाइन कर लेते हैं। अब कोई जाके फिनलैंड और स्वीडन को समझाओ कि नाटो के ही इस चक्कर में यूक्रेन बर्बाद हो गया, तुम लोग बर्बाद होने के चक्कर में ना पड़ो। तो कुल मिला के यहाँ पे जो दिमित्री मेदवेदेव है, डेप्यूटी चेयरमैन है रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल को, प्रेसिडेंट रहे 2008 से लेकर 2012 तक, इनका ये बोलना है कि भाई देखो, अगर हमारी बॉर्डर कंट्रीज नाटो ज्वाइन करेंगी और अगर फिनलैंड, स्वीडन जैसी कंट्रीज नाटो ज्वाइन कर लेती तो जितनी नाटो का बॉर्डर हमारा रशिया से लगता है उसका दुगना और लगने लगेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, फिनलैंड एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। तो फिनलैंड अगर एक नाटो कंट्री बन जाता है तो रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बहुत इंपैक्ट आएगा। इसलिए रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप चाहते हो कि गल्फ ऑफ फिनलैंड में मिलिटराइजेशन ना हो, ये बाल्टिक के आसपास के इलाके में नॉन न्यूक्लियर स्टेटस बना रहे, तो नाटो ज्वाइन करने की मत सोचना। अगर नाटो ज्वाइन कर लिया तो हम भी बैलेंस को रिस्टोर करेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ओवरऑल टेम्पर्स को यहाँ पे शांत करने की जरूरत है। अब स्वीडन और इनको क्या लग रहा है, फिनलैंड को, कि भाई हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे तो यूएस हमको बचाने आएगा। इनको ये समझना पड़ेगा कि यूएस यूक्रेन को बचाने नहीं गया। बेटर यही है कि अभी का स्टेटस को बना रहने दो, जैसा अब तक चलता आ रहा वैसा चलता रहने दो। एक्सेसिव मिलिटराइजेशन मत करो, एक्सेसिव मिलिटराइजेशन होगा तो ये इलाका काफी अनस्टेबल हो सकता है आगे आने वाले समय में। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर रशिया का एक फ्लैगशिप जो वॉर कैरियर है, गाइडेड मिसाइल क्रूजर है, वो यहाँ पे डूब गया। ब्लैक सी में रशिया ने मॉस्कोवा नाम का अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय कर रखा था। यूक्रेनियन फोर्सेस का बोलना है कि इन्होंने मिसाइल मार मार के इस पर्टिकुलर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को डुबो दिया है। रशिया ने बोला है कि हाँ भाई एक आग जरूर लगी थी, लेकिन रशिया ने यह नहीं माना है कि कोई अटैक हुआ है। यूक्रेन ने बोला है हाँ अटैक हमने किया है। यूएस अभी इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाया है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अगर आप देखो तो यूक्रेन की कोस्ट से जो यूक्रेन के पास मिसाइल्स है ना, ये 280 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। यूक्रेन के पास नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल है, सोवियत डिजाइन की। इनको ट्रक पे माउंट किया जाता है और कोस्ट के पास से फायर किया जाता है। ये 280 किलोमीटर तक मार रखती हैं और इनकी 280 किलोमीटर की रेंज में ही ये मॉस्को नाम का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, किसका, रशिया का। तो इसी एंटीशिप मिसाइल से यूक्रेन ने मॉस्कोवा को डुबो दिया है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। हालांकि रशिया के द्वारा यह बोलना है कि कोई अटैक नहीं हुआ है, आग लग गई थी वेसल के ऊपर इसलिए वो डूब गया। पहले तो हम उसको खींच के लेके जा रहे थे अपने कोस्ट की तरफ, लेकिन बीच में ही वो डूब गया। 500 लोग जो इस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पे थे, इनको यहाँ पे इवैक्यूएट कर लिया गया है। पहले तो उन्होंने बताया कि मिसाइल लॉन्चर्स इंटैक्ट थे, लेकिन अब तो खैर पूरा का पूरा शिप ही डूब गया, तो मिसाइल लॉन्चर्स भी यहाँ पे खराब हो ही गए होंगे। इस मॉस्कोवा नाम के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पे 16 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स थी, जिसने ब्लैक सी में रशिया की फायर पावर को बढ़ाया था। रशिया के प्रेस्टीज इस वॉर में काफी इफेक्ट हो चुकी है। रशिया को जैसा लगा था कि हम यूक्रेन को दबा देंगे और यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वो हो नहीं पाया है। मारियोपोल नाम के एक शहर पे ऑलरेडी यहाँ पे लड़ाई चल रही, चारों तरफ से रशियन फोर्सेस ने घेर रखा है। इसके अंदर जो यूक्रेनियन फोर्सेस है वो मर रही है, लेकिन फिर भी रेजिस्ट कर रही हैं। मारियोपोल नाम की जगह पे अगर रशिया कब्जा कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है उस सिटी को फिर रशिया इवैक्यूएट नहीं करेगा और डॉनबास रीजन का एक्सेस मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से रशिया को। और ओवरऑल ये जो ब्लैक सी का इलाका है, सी ऑफ एजोव के आसपास का इलाका है, यहाँ पे यूक्रेन की जो एक स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हो एडवांटेज था, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा यहाँ पे रशिया। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। इसी जंग में यहाँ पे मॉस्कोवा नाम का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है रशिया का, जिसको यूक्रेन ने डुबो दिया है। अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ यूक्रेन, रशिया के वर्जन के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वहां पे आग लग गई थी।
हम उसको पहले टो करके जहाज को अपने कोस्ट की तरफ लेके आ रहे थे, 500 लोगों को इवैक्यूएट करा दिया, लेकिन अब वो डूब गया। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।